ज़ीरो से शुरू होकर आज अल्लाह ताला की रहमतों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो मोहम्मद शुएब अयूब साहब इस दौर में जहां दूसरा शख्स पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, पाकिस्तान से भागना चाहता है, ये भाई जो मेरे साथ बैठा है ये नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। मैंने आंखों से देखा हुआ कि मेरे वालिद साहब लावे को रेत में मिक्स करके और वहाँ पे जो है ना लोहा तैयार करते थे, मजदूर थे। मेरी वालदा ने 5,000 रुपये मुझे उस वक्त दे दिए और उस 5,000 में इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तब कारोबार स्टार्ट किया और एक साइकिल पे। अब वो 5,000 रुपया आज जब मैं सोचता हूँ, वो हक लाल का 5,000 रुपया आज के 5 अरब के बराबर है। मैंने कहा यार ये बंदे ने बनैन पहनी, नीचे धोती बांधी हुई है और शोर कर रहा है ऐसे शेड में। तो मैंने वापस आके रात में सोचता रहा यार एक वो बंदा है, इस तरह उसकी कंडीशन है, बनैन पहनी हुई है और शोर कर रहा है और खुद मजदूर बना हुआ है। तो अगर वो एक्सपोर्टर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। आईडी कार्ड बनवा के तो मैंने कंपनी अपनी शुएब एंटरप्राइज के नाम का एनटीएन बना लिया। उस वक्त एनटीएन पे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, बहुत आसान था उसकी। तो मेरा पहली पेमेंट कितनी आई थी? पहली पेमेंट 2.5 लाख रुपये। एयरपोर्ट पे जाता था, वहाँ काम सीखता, 18-18 घंटे में वहाँ पे काम करता रहा। लॉट नंबर लिखा जाता है, जो इंग्लैंड या यूरोप में आम की एक्सपोर्ट करता है वो उसके ऊपर लॉट नंबर लिखता है कि लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, बल्कि वेजिटेबल फ्रूट्स पे भी वो लिखता है। आज हमारी कोई 8 कंपनीज़ हैं, सॉल्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमारी कंपनी का नाम है, और हमारी डेली की 15 से 20 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट होती है अलहमदिल्ला दुनिया भर में। और हम सऊदीया के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं और आम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सक्सेस स्टोरी क्या होती है? ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं है, कोई प्लांटेड नहीं है कि एक शख्स, वेरी ब्रीफली बताऊंगा, एक समझ लें कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होकर आज अल्लाह ताला की रहमतों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, वो मोहम्मद शुएब अयूब साहब इस दौर में जहां दूसरा शख्स पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, पाकिस्तान से भागना चाहता है, ये भाई जो मेरे साथ बैठा है ये नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। जी शुएब भाई, आज आपने अपनी सक्सेस स्टोरी और बीच में जो फेलियर्स हैं वो भी बताने के आज आप माशाल्लाह भी बाइट जिस गाड़ी में आए हैं, ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2% लोग भी नहीं रखते, और अपने फेलियर्स के साथ सक्सेस को नथी करें ताकि मायूस लोगों में कुछ होप हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आई बिलोंग फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली और व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, तो मेरे वालिद साहब जो है तब एक मज़दूर आदमी थे। लावा जो होता है ना, लावा, उस लोहा बनता है। तो मैंने आंखों से देखा हुआ कि मेरे वालिद साहब लावे को रेत में मिक्स करके और वहाँ पे जो है ना लोहा तैयार करते थे, मज़दूर थे। और मेरी वालदा जो है वो कपड़े सिलाई करती थी। हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने अपनी वालदा से 10 साल की मेरी उम्र थी, तो मैंने अपनी वालदा से जो है ना उस वक्त 5,000 रुपीज़ लिए। वो मेरी वालदा ने 5,000 रुपये मुझे उस वक्त दे दिए और उस 5,000 में इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाली, वो इतने हक लाल के थे, जो मेरे वालिद की मज़दूरी और मेरी वालदा की सिलाई के कपड़ों के जो पैसे थे, कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तब कारोबार स्टार्ट किया और एक साइकिल पे। और साइकिल पे मैं यहाँ से वाल्टन रोड से डेली जाता था शाह आलम मार्केट। वॉल्टन रोड? जी, वाल्टन वो रोड से। कैंटो डिफेंस वाला वॉल्टन रोड? जी जी, कैंटो वहां से डिफेंस शाह वाला। आलम मार्केट? जी बिल्कुल, वहाँ से। क्या काम अब करते थे उस वक्त आप? अब वहाँ से मैं जाके शाह आलम मार्केट से शैम्पू, टूथब्रश, पेंसिल्स, पेन, साबुन, ये चीज़ें लेकर आता था शाह आलम मार्केट से। और जब मैं स्कूल से आके दोपहर को 3 बजे शदीद गर्मी में शाह आलम मार्केट की तरफ जा रहा होता था, तो मुझे ये फोर्ट्रेस वाला जो ब्रिज है ना, स्कूल में क्लास में बैठे मेरे माइंड में चल रहा होता था कि ये जो फोर्ट्रेस वाला ब्रिज मैंने चढ़ना है यार, इस पर मेरा बड़ा ज़ोर लगता था साइकिल पे ना। तो तब भी मैं ना कलमा पढ़ते हुए चढ़ जाता था उस पर। तो बड़े शदीद गर्मी में पसीने आते थे, उस वक्त बड़ी स्ट्रगल करता था। तो वहाँ से डेली मैं शाह आलम मार्केट जाना, वहाँ से टूथब्रश, शैम्पू, ये चीज़ें लेकर आनी और आगे ट्यूशन चले जाना। ट्यूशन से आगे रात को जो है ना शॉप टू शॉप जाके सेल करनी। अब स्टार्ट में तो जिस शॉप पे जाना वो शॉप वाला कहता है यार आप रोज़ाना आ जाते हो, कंपनीज़ वाले जो वीकली आते हैं, तो हम आपसे रोज़ाना क्यों लें चीज़ें, आपकी ना कोई कंपनी है, आप एक बच्चे हो, पता नहीं कहाँ से ले जाते हो चीज़ें, 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, चोरी की तो नहीं है। मतलब एक छोटा 10 साल का बच्चा जो है वो ऐसे लोग वो बताते थे, दुकानदार कहते थे। तो मैंने जाके डेली सेल करना। फिर एक दिन आहिस्ता आहिस्ता 1 मंथ 2 मंथ के बाद जो है ना दुकानदारों के साथ अच्छी मेरी दोस्तियाँ होना शुरू हो गई। उन्होंने फिर सामान लेना शुरू कर दिया मेरे से।
तो इस तरह करते करते मैट्रिक क्लास तक जो है ना मैंने ये स्ट्रगल की इस चीज़ की। 7th क्लास में मैं पढ़ता था उस वक्त। 5,000 रुपया लिया वापस 5,000 रुपया वालदा से माजी लिया। से लेकर, और जी जी 10वीं तक आप ये स्ट्रगल करते रहे। 10th क्लास तक मैं स्ट्रगल करता रहा। अब वो 5,000 रुपया आज जब मैं सोचता हूँ, वो हक लाल का 5,000 रुपया आज के 5 अरब के बराबर है। तो मैट्रिक क्लास तक मैं स्कूल से आके ये काम करता रहा। उसके बाद एक मेरे मोहसिन थे जानने वाले, उन्होंने एयरपोर्ट पे जाके मुझे, वो कस्टम में थे, तो उन्होंने वहाँ पे कार्गो में मुझे जो है ना लाहौर एयरपोर्ट पे जाके दिखाया कि यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। अब मुझे शौक़ था शुरू से ही कि मैं ऐसा कारोबार करूं कि ये छोटा कारोबार तो मैं करता हूं, ऐसा कारोबार करूं कि पूरी दुनिया में जो है ना मैं बिजनेसमैन बनूं। अब उस वक्त मैट्रिक के बाद जो छुट्टियां होती हैं उसमें अंकल ने मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके खड़ा किया। अब मेरा एक बच्चा था, मैंने देखा यार ऐसे सामान बाहर जाता है, ये कार्गो सिस्टम भी कोई होता है। हम तो एयरपोर्ट को समझते थे ये पैसेंजर गया तो उसके साथ ही सामान साथ वो ले जाता है, लेकिन एक कार्गो का डिपार्टमेंट अलहदा होता है एयरपोर्ट पे। ठीक है। जब वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे स्कैनिंग मशीनें लगी हैं, डॉग स्नैफिंग हो रही है, सामान आ रहा है जा रहा है। उधर एक बंदे को मैंने देखा, उसने ना धोती पहनी हुई और वो शोर कर रहा है उधर ना कि आम की एक शिपड़ जा रही थी किसी की, तो उसने बनैन पहनी और धोती नीचे पहनी हुई। उसका नाम था अरशद रोला, उस बंदे का। अच्छा, अरशद रोला। अरशद रोला। अच्छा, मैंने उधर एक बंदे से पूछा, मैंने कहा जी ये बंदा कौन है? उन्होंने कहा जी ये एक्सपोर्टर है। मैंने कहा यार ये बंदे ने बनैन पहनी, नीचे धोती बांधी हुई है और शोर कर रहा है ऐसे शेड में, और शोर की वजह से रोला नाम पड़ गया। रोला डालता रहा लेबर को, जल्दी करो फ्लाइट पे, आम है ना ख़राब हो जाता ऐसे ही है है, मैंगो ठीक का। तो मैंने वापस आ गए, रात में सोचता रहा यार एक वो बंदा है इस तरह उसकी कंडीशन है, बनैन पहनी हुई है और शोर कर रहा है और ख़ुद मजदूर बना हुआ है, तो अगर वो एक्सपोर्टर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। अच्छा, मैंने उसके बाद अपनी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया। अब जिससे पूछूं वो कहे जी लाख रुपया लगेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे, आपकी कंपनी बनेगी, पहले एनटीएन बनेगा आपकी कंपनी के नाम का। तो अब वो लाख 2 लाख उस वक्त मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है, जब मेरी वर्थ ही 5 से 10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये थी। ठीक है। अब फिर एक बाबा जी मिले, उन्होंने कहा यार एनटीएन आप बनाओ तो एक्सपोर्ट करो। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा आप एफबीआर के ऑफिस जाएँ। मैं एफबीआर के ऑफिस गया, वहाँ से जाके मैंने एनटीएन का जी बनाना है। उन्होंने कहा आपका आईडी कार्ड बना है? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा आप पहले आईडी कार्ड बनवाए। अच्छा, वो मेरी एज तो नहीं थी आईडी कार्ड वाली, लेकिन मैंने वो उसके ऊपर अपनी बे फॉर्म पे वो करवा के आईडी कार्ड बनवाया। आईडी कार्ड भी बना लिया, जल्दी इतना बनवा जज्बा लिया, था। हाँ ठीक जल्दी है। बनवा लिया आईडी ठीक कार्ड। है। आईडी कार्ड बनवा के तो मैंने कंपनी अपनी शोएब एंटरप्राइज के नाम का एनटीएन बना लिया। उस वक्त एनटीएन पे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, बहुत आसान था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कंपनी रजिस्टर होगी, मेरे पास एक्सपोर्ट का वो लाइसेंस बन गया जो एनटीएन ही था। कस्टम में जाके मैंने फीड करवा दिया कार्गो में, वो एक्सपोर्ट कंपनी बन गई। उसके बाद वहाँ से मैंने जो है ना अब माइंड में था कि यार ये अब ऑर्डर कैसे लिए जाए एक्सपोर्ट के, ठीक है। अब मैंने देखी बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, सर्जिकल है, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, जैसे ये लेदर है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, काफ़ी सारी चीज़ें। अब मैंने कहा चले कोई नहीं, आम की हम जो है ना वो करते हैं, अरशद रोले वाली। अरशद रोले वाली आम की मैंने पैकिंग देखी कि ऐसे आम है, कितनी अच्छी क्वालिटी का ऐसे हमारा जाता है, कैसे पैक होता है, कैसे यहाँ से जाता है। अच्छा, उसकी वर्किंग स्टार्ट मैंने कर दी। अब उसकी मैंने एक वेबसाइट पहले उस वक्त खुद डिज़ाइन की, गूगल से देख के उस वक्त खुद डिज़ाइन की कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये 2006-07 की बात है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे मैं गया, मुझे किसी ने बताया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है एक, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ से मेंबरशिप लें, उधर से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको इशू होगा जब आप शिपर्ड एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार ये भी इंडस्ट्री है एक, इधर सारे बिजनेस कम्युनिटी आती है। अब मैं उधर जाके उनको कहा जी मुझे मेंबरशिप चाहिए। उन्होंने कहा जी आप जो है ना आपकी एज क्या है? मैंने कहा जी मेरी 18 साल एज होगी। उन्होंने कहा आईडी कार्ड बना है? मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरा एनटीएन भी बना है। उन्होंने कहा इसके लिए तो 2 आपको जो है ना वो चाहिए होते हैं मेंबर, जो ऑलरेडी मेंबर हो आपकी, आपको जो है ना वो करें, आपकी क्लियरेंस करें। ठीक है। अब वो एक मेंबर तो मुझे उधर ही मिल गया, तस्दीक करें, एक मेंबर तो उधर ही मिल गया। दूसरा मेंबर जो है वो उसने साइन नहीं किए, उसने कहा हम आपको जानते ही नहीं है। अच्छा, उधर एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको मैंने पूछा, उसने कहा कि आप इधर अंदर चले जाएं, एक रहमतुल्लाह जवेद साहब हैं इसके फाउंडर हैं, तो उनके पास आप चले जाएं। मैं उनके कमरे में चला गया। उन्होंने कहा जी
मैंने कहा अंकल ये मैंने ये करवानी तस्दीक करवानी। उन्होंने कहा ये क्या करना है आपने? मैंने कहा सर ये मैंने एक्सपोर्ट करनी है। उन्होंने कहा आपको एक्सपोर्ट आता है? कैसे क्या होता है एक्सपोर्ट? मैंने कहा यहाँ से सामान बाहर जाता है। उन्होंने कहा यार आपकी एज क्या है? मैंने कहा सर 18 साल। कहते हैं मैं नहीं मानता 18 साल तेरी एज और तेनू पता है एक्सपोर्ट का तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। मैं कहा नहीं सर डिफ़िकल्ट तो नहीं है बड़ा। कहता नहीं बड़ा कॉम्प्लिकेटिव सा काम है ये एक्सपोर्ट का। मैंने कहा सर आसान है, लोग ही करते हैं, बंदे ही करते हैं ना, सही बंदे ही करते करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है इधर आओ बैठो, बताओ मुझे ये जीडी क्या होता है? मैंने कहा गुड्स डिक्लेरेशन। उन्होंने कहा अच्छा, और एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? मैंने कहा सर इनवाइस चाहिए, पैकिंग लिस्ट चाहिए, अगर आपने मिडिल ईस्ट में करना है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए। ठीक है, तो अगर इस तरह से ये चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एयरवे बिल चाहिए उसके लिए, अगर आप पेरिशेबल आइटम कर रहे हैं, अगर बाय सी कर रहे हैं तो आपको बीएल चाहिए। अच्छा, वो बड़े हैरान हुए, कहते यार बेटा आपको तो, उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई, उन्होंने फ़ौरन साइन किए उस पर, मेरी तस्दीक की और अपने बंदे को भेजा जाके नीचे से जो है ना इसकी फौरी तौर पे मेंबरशिप जो 1 मंथ में होती है वो आप फ़ौरन करवा दें। ठीक है। ये उनका मेरे पे एहसान था, उन्होंने उसी वक्त करवा दी। अब उसके बाद जो है मैंने बाहर से ऑर्डर लेने के लिए वेबसाइट बनाई, ईमेल्स करना शुरू की इंटरनेट पे लोगों को कि जी मेरे पास जो है ना कोई ऑर्डर मिल जाए मुझे। अब जिसको करें वो बाहर से सऊदीया से कॉल आई। एक बंदे ने फिर मुझे जो है ना, एक अरबी था, उसने मुझे कहा मुझे पाकिस्तान से आम चाहिए। मैंने कहा भिजवा देते हैं। उसने कहा मुझे पहले तस्वीरें भेजें। मैंने ईमेल की, उस वक्त व्हाट्सअप नहीं था, 2006-07 में। ईमेल किया उनको तो उन्होंने कहा ठीक है आप भेजें। मैंने कहा एडवांस पेमेंट। अब इस दौरान 1 साल लग गया उनके साथ यही कम्युनिकेशन करते हुए। वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और मैं उन पर नहीं ट्रस्ट कर रहा था। मेरे पास पैसे थे भी नहीं एक्सपोर्ट के लिए। फिर 1 साल बाद उसने जो है ना वहाँ से मुझे पेमेंट भेजी पाकिस्तान एक्सपोर्ट की। जब वहाँ से पेमेंट आई तो मैंने यहाँ से, अब यहाँ से मैंने बॉक्स बनवाना था उसके लिए आम का, पहले शिपमेंट एक्सपोर्ट करनी थी आम की। तो मेरा पहली पेमेंट कितनी आई थी? पहली पेमेंट 2.5 लाख रुपए अच्छा, उस वक्त। ठीक है। 2.5 लाख ढाई रुपए, लाख यानी 2.5 आज लाख के हाँ, तकरीबन 18-20 लाख 18-20 लाख आज रुपए के दौर के। आज ठीक के है, दौर 2025 से 6। जी ठीक है। बिल्कुल। अब वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने मुझे जो है 2.5 लाख रुपए भेजे, मैंने यहाँ से शिपमेंट बनवाई। अब जिस बॉक्स बनवाने जिस फैक्ट्री गया, वो मेरा एक दोस्त था, क्लास फेलो था। मैंने कहा यार आप तेरे वालिद की जो है ना फैक्ट्री है, तो मुझे तू जो है ना वो बॉक्स बनवाना है। मैंने, उसने कहा ठीक है आ जा, मेरे वालिद साहब तुझे oblige कर देंगे। अब मुझे तो लालच था कि यार चलो जानने हाँ, वाला है, बॉक्स बन जाए, ठीक कोई है। फ्रॉड नहीं करेंगे। अब उसके वालिद साहब ने क्या किया, उसने देखा बच्चा है, उन्होंने जो बॉक्स था 10 रुपए वाला वो उन्होंने मुझे 100 रुपए में बना के दिया। ओहो। उसके बाद उन्होंने उस बॉक्स भी घटिया क्वालिटी का बनाया। वो आम की शिपमेंट यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट की, वो बाहर से उसकी मेरे कस्टमर ने मुझे जो है ईमेल सेंड की कि ये देखो, ये जब आम हवा फ़ज़ा में जाता है तो वो नमी छोड़ता है। तो जब वहाँ पहुँची तो वो गीले सारे बॉक्सेस भी, आम भी थोड़े ख़राब हुए। तो उस कस्टमर ने कंप्लेन की, तो मैंने अपने दोस्त के वालिद साहब को पूछा कि यार ये बॉक्स आपने क्या बनाया? उन्होंने कहा बेटा वो जो मैंने वाटर प्रूफ पेपर अंदर लगाना है वो बाहर लगा दिया। बी ट्रे किया, धोखा हाँ जी, दिया। धोखा ठीक दिया। है। खैर वो भी सामने आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला चीज़ों का कि क्या क्या चीज़ें, पैकिंग कि के लिए भी पैकिंग कौन के कौन लिए से भी लवाजमात चाहिए। हाँ जी ठीक है। कौन कौन से लवाजमात चाहिए, क्या क्या चाहिए। खैर कस्टमर को मैंने सेटिस्फाई किया कि मैं तुझे नेक्स्ट कंसाइनमेंट में जो भी है तेरा, मैं अपना प्रॉफिट नहीं लूँगा, तुझे वो कंपलसेट कर दूंगा। कंपलसेंट कर देंगे। ठीक है। उसको वो किया, कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया साथ साथ। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ से फिर हमने जो है ना उनको आम की एक्सपोर्ट जो है मैं करता रहा। मुल्तान गया उस वक्त बस पे, यहाँ से बैठ के मुल्तान से जाके वो किया, एयरपोर्ट पे जाता था, वहाँ काम सीखता। 18-18 घंटे मैं वहाँ पे काम करता रहा। साथ मैंने जो है ना इधर लाहौर में एफसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और दिन के टाइम मैं इधर कॉलेज और शाम के टाइम जो है ना वो उधर एयरपोर्ट पे। अब सारी रात उधर मैंने काम करना सिर्फ 200 रुपये के लिए और काम सीखने के लिए। शौक़ था मुझे। अब 16 घंटे 18 घंटे सुबह मैंने आना, उधर एयरपोर्ट भी एक्सपोर्ट का काम सीखते रहे एयरपोर्ट पे एक्सपोर्ट का काम कि कौन सीखता कौन रहा। सी एक्सपोर्ट ज़्यादा कौन बेहतर कौन है। सी एक्सपोर्ट बेहतर है, कौन। अब वहाँ पे ना कस्टम का रिकॉर्ड जो है ना ऐसे पड़ा होता था, जैसे कूड़े में लोग यूँ डॉक्यूमेंट्स आके ना वो फेंक देते हैं, गार्बेज जैसे होता है वैसे पड़ा हुआ। मैंने उधर कस्टम के सीनियर अफसर थे, डीसी, उनको कहा सर ये तो गार्बेज पड़ा हुआ है आपका, तो आप जो है इसको अपडेट करें, इतना जो है ना कीमती रिकॉर्ड है,
तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा? मैंने कहा सर मैं कर देता हूँ, मुझे आप पैसे दे दिया करें। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी आपको 200 रुपये रोज़ाना दे दिया करेंगे। मैंने उस रिकॉर्ड को जो 1980 का पढ़ा हुआ था उसको मैंने ईयर वाइज किया, सारा रिकॉर्ड सीक्वेंस में किया, सीक्वेंस में किया, फिर उसको मंथ वाइज किया, फिर उसको डेट वाइज किया, वीकली बेसिस। फिर वो करके डेट वाइज करके फिर मैंने जाकर वो डीसी साहब को बताया कि जी ये कर दिया है। उन्होंने कहा आपको कंप्यूटर आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। उन्होंने कहा आप इसको कंप्यूटराइज करें अब। वो फिर मैंने उसको कंप्यूटराइज किया। डिजिटलाइज कर दिया। हाँ जी, डिजिटलाइज किया। जब जैसे उसको डिजिटलाइज किया तो उसकी एक वो वर्थ बन गई। शक्ल निकले, हाँ सही जी, बात कि है। पता चला कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। हमारा उस वक्त क्योंकि मैनुअल काम होता था ज़्यादा, तो उसको फिर हमने जो है ना इस तरह करते करते 16-16 घंटे उधर मैंने काम किया। बहुत से लोगों ने धोखा दिया, फॉरवर्डिंग कंपनीज थी, जो अदारे थे वो जब मैं फर्स्ट शिपमेंट पोर्ट पे लेकर आया तो जो उधर सीनियर्स थे वो उन्होंने देखा कि ये कल का बच्चा आके जो एक्सपोर्ट कर रहा है। जेलसी हो जाती है। जेलसीपन इतना वो हुआ, किसी ने शिपमेंट खोली तो जो है ना पूरी की पूरी उसमें सूए मार दिए कंसाइनमेंट में कि जी यहाँ पे ये तो इसमें कहीं कोई चीज़ तो नहीं है, चेकिंग के एग्जामिनेशन करने के बहाने जेलसीपन में। लेकिन वो मैं करता रहा। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने जो है ना इंग्लैंड में ऑर्डर मार्केटिंग भी साथ साथ ईमेल्स और ये वो करता रहा। तो एक डेलीगेशन आया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उस डेलीगेशन में एक कस्टमर के साथ ये मुलाकात हो कितने गई। अरसे काम किया आपने, जो आपने बताया? ये ये एयरपोर्ट तकरीबन, में हाँ तकरीबन कोई मैंने 10 साल काम किया वहाँ पे। अच्छा, उसके साथ साथ वहाँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डेलीगेशन आया। वो डेलीगेशन में एक कस्टमर के साथ मुलाकात होगी, उसको मैंने सेटिस्फाई कर लिया कि ये मैं ऑलरेडी सऊदीया एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपका ऑफिस किधर है? मैंने कहा ऑफिस तो नहीं है सर मेरे पास, तो मैं एयरपोर्ट पे इस तरह काम करता हूँ। उसका मैंने सच बताया। वो सियालकोट के वो रहने वाले थे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मुझे आम की एक्सपोर्ट करें। वो इंग्लैंड गए, सीज़न आया, उनको भी मैंने इंग्लैंड भी स्टार्ट कर दिया, लंदन, और इधर से सऊदीया मेरा चल रहा था। 2 अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीज हो गई। 2 पार्टीज हो, प्रॉफिट नो लॉस पे वो मैं कर रहा था। अब इंग्लैंड जो है ना वहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट होगी, चल गया वो। उसके बाद जब इंग्लैंड स्टार्ट किया तो डेफ्रा डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उसने जैसे यहाँ टेररिज्म का है। जी जैसे यहाँ पे टेररिज्म डिपार्टमेंट है, ऐसे वो फूड पे बड़ी सख्ती है इंग्लैंड में ना, यूके में। उन्होंने वहाँ पे जो है ना एक आम में भी कोई मच्छर या कोई चीज़ निकल आए ना तो वो पूरी कंसाइनमेंट डिस्ट्रॉय कर देते थे उस वक्त। ओह। अच्छा, कई एक्सपोर्टर्स की हुई भी। और जब मैं सुनता था फलाने एक्सपोर्टर की, या वो जैसे अरशद रोला की मैं बात कर रहा था, उसकी कंसाइनमेंट 9 लाख रुपए की, उसने कहा मेरी पूरी कंसाइनमेंट डिस्ट्रॉय की है। और डिस्ट्रॉय के पैसे भी एयरलाइन को पड़ते थे, एयरलाइन जो है वो डालती थी एक्सपोर्टर पे, तो वो भी उसको यानी डबल नुकसान होता था। अब मैंने कंसाइनमेंट 1 भेजी, 2 भेजी, तीसरी मेरी कंसाइनमेंट में उधर से कोई उसमें आम, ज़ाहिर बात है यहाँ से डिस्टेंस 6 घंटे का, और एयरपोर्ट पे आप 6 घंटे पहले लेकर भी आते हैं कंसाइनमेंट को। ऐसे ही। तो जब वहाँ पे पहुँची आम की कंसाइनमेंट तो वो उस डेफ्रा डिपार्टमेंट ने रोक ली। अब जो मेरा कस्टमर था उसके क्लियरिंग एजेंट का मुझे फ़ोन आया कि जी यहाँ पे डेफ्रा ने रोक लिया, अब तो डिस्ट्रॉय भी होगी और आपका। तो अब वो इतना बड़ा लॉस मेरे लिए तो नामुमकिन वाली बात थी, मैं बर्दाश्त करता। अब मैंने कहा इसका हल क्या है? उसने कहा भाई ये डेफ्रा। मैंने कहा आप डेफ्रा वालों का मुझे कॉन्टैक्ट, उन्होंने कहा कॉन्टैक्ट तो नहीं है, ईमेल आपको दे देते हैं। उन्होंने ईमेल दिया तो मैंने डेफ्रा को ईमेल की कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, इस तरह मैं सऊदीया भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले भी इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया है, तो ये अगर कोई एक आधा मच्छर निकल आया या कोई ख़राब आम निकल आया तो आप उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दें, ना कि पूरी कंसाइनमेंट को आप जो है ना डिस्ट्रॉय करें। अब जब मैंने उनको ये ईमेल की तो उनका रिप्लाई आया कि आप जो है ना आपको आपके ये बॉक्सेस जो है इसमें ये इतने आम जो है ना वो ख़राब थे, लेकिन हम आपकी पूरी कंसाइनमेंट डिस्ट्रॉय करेंगे, हम फूड रिस्क नहीं ले सकते अपनी कंट्री में। अच्छा, फिर मैंने उनको ईमेल की चलें आप ऐसा करेंगे, ये वाली लॉट जो है ना ये आप निकाल दें। अब एक लॉट में 10 बॉक्सेस होते हैं, वो पायलट एक होता है ना उसके ऊपर, ठीक है। वो 3500 किलो का 1 किलोग्राम का एक पायलट होता है, उसके ऊपर जो है ना 10-10 बॉक्सेस के वो लगे होते हैं, 2 किलो का एक बॉक्स होता है आम का। अब वो एक लॉट उन्होंने, खैर अब मेरी नीयत साफ़ थी, अल्लाह ताला की मदद साथ थी, मेहनत के मेरे हक लाल के पैसे थे, वही जो 5000 मदर ने दिए थे वहाँ उसमें से से सिलसिला चल रहा था। तो अल्लाह ताला ने भी मदद की। उन्होंने मुझे ईमेल की कि ठीक है आप जो है ना हम आपकी ये लॉट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने एहतियात करनी है। मैंने फिर ईमेल उनको की डेफ्रा को कि हम नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर लॉट नंबर लिख के भेज दिया करेंगे। उन्होंने कहा ये परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा, वो नेक्स्ट मेरी कंसाइनमेंट गई तो मैंने उसके ऊपर लॉट नंबर लिख के ना यहाँ से इंग्लैंड भेजे। अब वहाँ पे यहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरी तरफ देखा देखी, सब एक्सपोर्टर्स ने पूछा ये क्या है? मैंने कहा ये लॉट है, इस तरह मेरी कंसाइनमेंट रोकी थी,
उन्होंने पूरी कंसाइनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं की, एक लॉट डिस्ट्रॉय की। अगर लॉस हो तो आपका कम से कम 10 बॉक्स का ही हो, ज़्यादा पूरी कंसाइनमेंट का ना हो। तो इस तरह से हुआ। वो प्रैक्टिस तब से चली, आज भी वही प्रैक्टिस चल रही है। लॉट नंबर लिखा जाए। लॉट नंबर लिखा जाता है। जो इंग्लैंड या यूरोप में आम की एक्सपोर्ट करता है वो उसके ऊपर लॉट नंबर लिखता है कि लॉट नंबर 1, लॉट नंबर 2, बल्कि वेजिटेबल फ्रूट्स पे भी वो लिखता है। तो उसके बाद मैंने फिर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपनी एजुकेशन भी साथ रखी, और साथ जो है एक फिर मुझे पता चला कि कंसाइनमेंट एक दो बार ऑफलोड एयरलाइन ने की, तो वो पता चला कि फॉरवर्डिंग कंपनी जो है ना वो मेन किरदार अदा करती है इसमें एक्सपोर्ट करने में। मैंने फॉरवर्डिंग का लाइसेंस चेक किया, उन्होंने कहा जी ये तो मिलता ही नहीं, बड़ा मुश्किल से है। फिर वो एक बुज़ुर्ग थे, वो सेल कर रहे थे, उनके पीछे उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, तो इतने तो उनके पीछे मैं लग गया, जी सर मुझे बेच दें, मुझे बेच दें। उन्होंने कहा यार आप क्या चीज़ हो, रोज़ सुबह मुझे उठ के कॉल कर देते हो। अच्छा, इसमें 7 साल मैं उनको मैसेज कॉलिंग करता रहा डेली सुबह सुबह। आफ्टर 7 ईयर वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार आप मुझे अपना ऑफिस दिखाओ। तब मैंने एक छोटा सा अपना ऑफिस लिया। वो ऑफिस लेके तो उधर बैठा हुआ था, उधर वो आए, उन्होंने कहा ये ऑफिस तो स्टैंडर्ड नहीं है, आपको हम लाइसेंस दें तो ये तो मैं नहीं दूंगा आपको। मैंने कहा सर आप इस्तिखारा कर लें। अगर कहते मेरे भतीजे भांजे भी पूछ रहे हैं। उन्होंने इस्तिखारा किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तिखारा करूँगा। उन्होंने इस्तिखारा किया, उन्होंने मुझे कॉल की, आपके पास इतने पैसे हैं। मैंने ज़हन में सोचा कि अगर इनको बोला कि नहीं है तो इन्होंने कहना तेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे ही मुझे तंग कर रहा है इतने सालों से। मैंने कहा जी हैं। उन्होंने कहा लेके खामोशी से मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा मुझे आप थोड़ा सा टाइम देते हैं? कहते हाँ हाँ टाइम ले लो, जब हो जाए तुम्हारे पास तुम लेके आ जाना। मैंने अपनी, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी थी तब, वो बेची, एक दो चीज़ें थी वो बेची। साथ मेरा एक दोस्त था, उसको, वो मोहल्ले का शरारती तरीन बच्चा था, उसको साथ मिलाया, उसने अपने घर वालों से कोई पैसे लिए। फिर एक मेरा छोटा भाई है, उसको साथ मिलाया, उसके कोई पैसे थे वो पकड़े, हमने जाके उनके 50% उनके घर पे रख दिए कैश। अब उन दोनों को नहीं पता कि जो मेरा भाई है छोटा और जो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त था, उन दोनों को नहीं पता कि ये इतने पैसे, इतनी ज़्यादा रकम हम इसको दे रहे हैं और इसका काम क्या है इस लाइसेंस का। लेकिन मुझे उसकी वर्थ का पता था। ये समझ गया। हमने वो लाइसेंस लिया तो हम जो है ना चले गए यहाँ से वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जब तक ये ट्रांसफ़र ना हो जाए, सिंगापुर से उसकी ट्रांसफ़र होती है, तो आपने मार्केट में किसी को नहीं बताना कि ये लाइसेंस जो है ना आपको मैंने सेल किया है। जैसे ही ट्रांसफ़र हो गया, हमने अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट किए कराए, हम एयरलाइंस के पास गए। एयरलाइंस ने कहा आपने तो ये टाइटैनिक परचेज़ कर लिया, इसकी तो वर्थ 2 लाख रुपए की भी नहीं है, आपने इतना टू मच एक्सपेंसिव आपने परचेज़ कर लिया ये वो। अब वो दोनों, मेरा भाई और दोस्त, मेरी तरफ ना वो घूरियाँ डाल के देखेंगे, इसने सब कुछ हमारा बिकवा दिया है और हमारी जमा पूंजी भी सारा कुछ कर दिया है और स्टूडेंट लाइफ में हमारा इसने नुकसान कर दिया है। जब फर्स्ट मंथ हमने जब बिज़नेस स्टार्ट वो उस पर किया, उस लाइसेंस पे, प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस है, तो उस पर फर्स्ट हमने कंसाइनमेंट्स की 1 करोड़ प्लस की, तो सारी एयरलाइंस वाले हमारे पास भागे आए कि हमसे काम करें, हमसे काम करें। तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके करते करते आज हमारी कोई 8 कंपनीज़ हैं, सॉल्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमारी कंपनी का नाम है, और हमारी डेली की 15 से 20 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में। और हम सऊदीया के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं और आम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं सऊदी अरब में। और इंशाल्लाह अभी PAA स्टार्ट हो रहा है तो हम इंग्लैंड में भी सबसे बड़े एक्सपोर्टर होंगे आम के। हमारा मीट यहाँ से जाता है, हमारी वेजिटेबल फ्रूट्स यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। और मेरे कोई 200 स्टूडेंट्स हैं जो, जिनको मैंने एक्सपोर्ट सिखाई है इस दौरान, ये 20 साल 18 साल के पीरियड में। मेरा और दिल वो, करा मैं भी आपका शागिर्द बन जाऊँ। जी जी ज़रूर, ऑलवेज़ वेलकम। तो फिर मैंने एक बुक लिखी एक्सपोर्ट पे, हाउ टू एक्सपोर्ट, क्योंकि मेरे पास लोग आते थे यार ये हमारा बच्चा है, इसको थोड़ा सा सिखा दो आप कैसे सीखता है। तो वो मैंने कहा यार इतने लोग आते हैं कि उन्हें सब फ़ायदा उठाएं उससे। सही बात है। तो वो मैंने उसके ऊपर बुक लिखी आसान अल्फाज में, एक एक डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच किया बुक में कि एक्सपोर्ट करनी है, इनवाइस क्या होती है, किस कंट्री के लिए कौन सी इनवाइस चलती है, किस कंट्री में क्या क्या किस चीज़ की डिमांड है, उसमें यह भी लिखा है बुक में, किस कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है, उसकी पेमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, उसकी आपकी जो है ना कि पेमेंट्स आपको, अगर कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, उसमें ये भी चीज़ मैंने लिखी है। जैसे कोफेस जैसी दुनिया भर में कंपनीज़ हैं, वो इस चीज़ की गारंटी करती हैं कि ये कंसाइनी की रेपुटेशन ठीक है। आप कोफेस को ईमेल करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको कम से कम ये बता देता है कि यार अगर आपने शोएब इंटरप्राइज के साथ काम करना है तो इसकी रेपुटेशन ये है, ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से सेव हो जाते हैं
इस तरह से करते हैं। तो अभी हमारे ट्रेड काउंसिल जो बैठे हुए हैं दुनिया भर में बेसिस में, और ये जो लोग हमारे 18 अदारे जो डील कर रहे हैं, अगर ये सही एजुकेटेड एक्सपोर्ट में हो जाए ना, तो हमारी एक्सपोर्ट दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन सकती है। और आपको पता है PIA जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन से बड़ी एयरलाइन है ऑन रिकॉर्ड। एमिरेट्स एयरलाइन के पास कितने एयरपोर्ट हैं? सिर्फ एक एयरपोर्ट है, दुबई एयरपोर्ट। PIA के पास कितने एयरपोर्ट है? PIA के पास 20+ एयरपोर्ट है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। एमिरेट्स को चलाने वाला PIA है, और जबकि एमिरेट्स दुनिया भर में जो है ना वो बनी पड़ी है कि हाँ जी, दुनिया भर में जॉइंट बना पड़ा, और जो है ना किंग है जी, हम जो है ना सिर्फ हम ही है एयरलाइन, और कोई दुनिया में एयरलाइन। और PIA से अच्छी एयरलाइन दुनिया भर में कहीं पे है ही नहीं है। PIA की सब बेहतरीन पायलट्स हैं। आपने कभी सफ़र किया है PIA पे? आपने देखा होगा हमारे पायलट्स इतने बहादुर और दिलेर हैं, यूँ आते हैं और यूँ ही जाते हैं। मतलब उनको वो टाइम सर बहुत ज़्यादा उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। तो हम लोग जो है ना नेगेटिविटी फैला रहे हैं दुनिया भर में यहाँ पे। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान ख़राब हुए पड़े हैं, वो नेगेटिव चीज़ को ना वो सबसे पहले उठाते हैं और उसको यूँ झूठी खबरों को, हाँ उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको बदकिस्मती से जो है ना इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव अपनी चीज़ें दिखाना शुरू कर दें तो हम अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे दुनिया भर में इकॉनमी और हमारे रोज़गार का सिस्टम और ये चीज़ें सेट हो सकती हैं। हम लोग गवर्नमेंट पे तो वो इशू उठा रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट आती है वो नहीं ठीक, हमारा प्राइम मिनिस्टर चोर, हमारा फलाना, ये चीज़ें तो हमें हमारे माइंड में घुसाई गई हैं। लेकिन ये नहीं घुसाया गया कि हम दुनिया को तो कम से कम जो है ना हम बताएं कि हम पॉजिटिव लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को या अपनी गवर्नमेंट को या अपने इदारों को बुरा नहीं कहते, हम अच्छे लोग हैं, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। तो जब ये चीज़ करना शुरू कर देंगे तो हम दुनिया भर में तरक्की के हमारे वो चीज़ें खुलती जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। व्यूअर्स, आपने शुएब अयूब भाई की एक रियलिटी बेस्ड, मैं से कहानी नहीं कहूँगा, इनकी लाइफ के जो इवेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए इनकी लाइफ में, वो आपने सुनी। यकीन करें मैंने तो आज ये तहैया किया कि कहीं से कुछ मिले पॉजिटिव, और कहीं से कुछ आपकी जिसमें आपको लगे कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर सीखें। कोई छोटा काम नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं होता। 2 चीज़ें इनकी जो है ना मुझे कमाल की लगी, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा इन्होंने जो एफर्ट रखी डिस्पाइट द फैक्ट के बहुत सारे चैलेंजेस आए। ये नहीं देखा कि मेरी वालदा सिलाई करती हैं या मेरे वालिद साहब लोहा पीसते हैं, उसको फौलाद जिसे कहते हैं, आग से खेलते हैं, आग से जिसे कहते हैं ना हुनरमंदी, आग से हुनरमंदी से डील करके हमें रिस्क हलाल खिलाते हैं। तो मैं कैसे एक एक्सपोर्टर बन सकता हूँ? होप, ये भी इनकी पर्सनालिटी का एक पहलू है। तो हमें चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि आकल इस्लाम की हदीस है, मोमिन को अच्छी बात जहाँ से मिले उसे पिक कर ले। शुएब भाई यकीन करें इट वाज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच।